नमस्कार। अब तक हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया। हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए सबसे पहले उससे संबंधित जो स्रोत होते हैं मुख्य, वो किस तरह के होते हैं उसका हमने अध्ययन किया। मुख्य हम स्रोतों की बात करें तो हम तीन तरह के जो स्रोत हैं उनको हम शामिल करते हैं। एक अप्राकृतिक स्रोत होते हैं जिनमें घनत्व हैं, दबाव हैं और तापमान है, ये शामिल किए जाते हैं। इसके बाद में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत की जो साक्ष्य हमें उपलब्ध हुए हैं उनके आधार पर हम उनका अध्ययन करते हैं। और तीसरा जो मुख्य रूप से है ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप विज्ञान, इनसे जो मिलने वाले तथ्य हैं उनके आधार पर हम मुख्य रूप से पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस तरह से बनी हुई है उसके बारे में हम अध्ययन करने के लिए इनका सबका उपयोग करते हैं। क्योंकि हम इससे पहले हम प्राकृतिक ये जो आंतरिक संरचना से संबंधित जो स्रोत हैं इनका हम अध्ययन कर चुके हैं। जो पहले हमने एक वीडियो दिया है उसके अंदर हमने इसकी सारी जो सूचनाएं हैं वो दे दी हैं। आज हम सीधा पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित एडवर्ड स्वेस के अनुसार जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो परतें हैं उनका हम मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में तीन मुख्य परतें बताई हैं, जिसको हम सियाल, सीमा और निफे के रूप में हम जानते हैं। हम देखते हैं कि स्विस नामक जो विद्वान हुए हैं इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो है इन्होंने जो भूपटल का ऊपरी भाग है अवसाद है से निर्मित परतदार सेलों का मुख्य रूप से माना, जिसकी जो बनावट है वो मुख्य रूप से गहराई तथा घनत्व बहुत कम है, परंतु ये परत जो है रवेदार सेल खासकर सिलिकेट पदार्थों की बनी हुई है, जिसमें फेल्सफर है, अब्रक है आदि खनिजों की मुख्य रूप से बहुतायत या अधिकता में ये देखने को मिलते हैं। इस परत को इन्होंने दो भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया है। हम देखते हैं कि प्रथम परत की जो है वो हल्के सिलिकेट पदार्थों की बनी है और इस परत के नीचे इन्होंने जिसको इन्होंने क्रस्ट नाम दिया है। और इस परत के नीचे तीन परतों की स्थिति मुख्य रूप से एडवर्ड स्वेस महोदय ने मानी है, जो सियाल, सीमा और निफे के रूप में मुख्य रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या बताते हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं सियाल की, जो SiAl सियाल सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मुख्य रूप से बनी हुई है। यह परतदार सेलों की नीचे की मुख्य परत है जो पाई जाती है। इसकी रचना ग्रेनाइट चट्टान से लगभग हुई है और इस परत की जो रचना है सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता से हुई है। इस कारण इस परत का सियाल कहा जाता है। और इस परत का जो औसत घनत्व है वो 2.9 है तथा इसकी औसत गहराई जो है 50 से 300 किलोमीटर है। इसमें तेजाबी पदार्थ, एसिडिक पदार्थों की मुख्य रूप से अधिकता हमें देखने को मिलती है तथा इसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि पोटेशियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम के सिलिकेट आदि मुख्य रूप से इस परत में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। खासकर महाद्वीपों की जो रचना है वो इसी सियाल से निर्मित हुई मानी जाती है। दूसरी जो परत है वो मुख्य रूप से सीमा है, सियाल के नीचे दूसरी जो मुख्य परत है और इसकी जो रचना है बेसाल्ट आग्नेय सेलों से हुई है। और यहीं से ज्वालामुखी के जो उद्गार के समय जो गर्म और तरल जो लावा है वो बाहर आता है। और रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से इसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम, ये सीमा SiMa सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मुख्य रूप से ये बनी हुई है और इस कारण इस परत को सीमा के नाम से जानते हैं। और इसका जो औसत घनत्व है वो 2.9 से 4.7 है और इसकी जो गहराई है 1000 से 2000 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। इस सतह में हम देखते हैं कि क्षारीय पदार्थों की अधिकता होती है तथा जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, लोहे के सिलिकेट आदि मुख्य रूप से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आखिरी जो स्वेस महोदय ने जो परत बताई है आंतरिक परत, इसमें हमने देखा है कि सीमा निफे इन्होंने नाम दिया है, जो निकेल तथा फेरियम की बनी हुई है NiFe। ये सीमा परत के नीचे की तीसरी और अंतिम परत मुख्य रूप से है। और इस प्रकार यह जो परत है ये कठोर धातुओं की बनी है क्योंकि इसमें निकल है और फेरियम मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं।
जिस कारण इसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो अधिक है, जो लगभग 11 के आसपास है। और इसका नामकरण निकल के प्रथम 2 अक्षर Ni और फेरियम के प्रथम 2 अक्षर Fe को लेकर मुख्य रूप से इसका निर्माण किया गया, जिसे निफे के रूप में हम जानते हैं। इसका व्यास है जो 4300 मील, लगभग 6880 किलोमीटर के लगभग है, और ये फेरियम लोहे का ये रूप होता है। इस प्रकार पृथ्वी का अंतरतम जो भाग है, कोर है, वो मुख्य लोहे की उपस्थिति से यह पता चलता है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है, जिसमें पृथ्वी की स्थिरता भी मुख्य रूप से प्रमाणित होती है। इस तरह स्वेस महोदय ने क्रस्ट और क्रस्ट के बाद में जो मुख्य 3 परतें निर्धारित की हैं, वो सियाल, सीमा और निफे के रूप में इन्होंने निर्धारित की है, जिसके माध्यम से हम लोग घनत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं वर्तमान में जो पृथ्वी के संबंधित जो अभिनव मत है, वो किस तरह से पृथ्वी की आंतरिक परतों को देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो अभिनव मत है, इन्होंने पृथ्वी की जो परतें हैं, इनको क्रस्ट है, ऊपरी मेंटल है, निचली मेंटल है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर के रूप में मुख्य रूप से इन्होंने विभाजित किया है या बताया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्रस्ट है, जो मुख्य रूप से इसमें डायग्राम में दी हुई है, ये 0 से 30 किलोमीटर की गहराई में है, और इसकी जो डेंसिटी है वो मुख्य रूप से 2.8 से 3 के बीच में है। और हम देखते हैं कि लगभग घनत्व में अंतर और दबाव के कारण इसकी जो संरचना है, इनमें काफ़ी थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। ऊपरी क्रस्ट के खनिजों का जो निर्माण है, निचली क्रस्ट के खनिजों के निर्माण की तुलना में अपेक्षाकृत कम दबाव पर संपन्न हुआ है। फिर हम मेंटल की बात करें तो क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंप की जो लहरों की गति में अचानक एक वृद्धि हो जाती है, और निचली क्रस्ट में जो पी लहर है, जो 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़कर 7.9 किलोमीटर से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के मध्य एक असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी का एक निर्माण होता है या सृजन होता है, जिसकी खोज सर्वप्रथम ए मोहोरोविकी द्वारा जो 1909 में की गई थी। अतः इसी जो ये डिसकंटिन्यूटी जो असंबद्धता पाई जाती है, इसी ए मोहोरोविकी असंबद्धता के नाम से भी हम मुख्य रूप से जानते हैं, या मोहो असंबद्धता के रूप में भी हम जानते हैं। मोहो असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है, और जिसके नीचे पृथ्वी का अंतरतम कोर प्रारंभ हो जाता है। मेंटल की मोटाई पृथ्वी की समस्त अर्धव्यास 6371 किलोमीटर के आधे से कम है, परंतु हम देखते हैं कि पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% तथा द्रव्यमान जो मास है उसका 68% जो भाग है वो मेंटल में व्याप्त है। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि प्रारंभ में मेंटल को 2 उप विभागों में बांटा गया है, जिसको भूकंपीय लहरों की गति और घनत्व में अंतर के आधार पर इनको 2 मुख्य रूप से हम भागों में बांटते हैं। ऊपरी जो मेंटल है वो मोह जो असंबद्धता है उससे 1000 किलोमीटर की गहराई तक, और निचली जो मेंटल है उसको 1000 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई के मध्य हम इसको 2 भागों में मुख्य रूप से विभाजित करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इससे आगे है जब हम बात करते हैं तो अंतरतम जो भाग है कोर का मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है। कोर का जो विस्तार है मुख्य रूप से 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी की जो केंद्र है 6371 किलोमीटर तक इसको देखने को मिलता है। मेंटल जो उसकी अंतरतम सीमा है 2900 किलोमीटर को, जहाँ इसमें जो डेंसिटी है इसमें काफ़ी अंतर आता है, चेंज आता है, परिवर्तन आता है। इसलिए यहाँ एक असंबद्धता का निर्माण होता है, जिसे गुटनबर्ग विचर्ड डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं, या गुटनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानते हैं, जो घनत्व में मुख्य रूप से परिवर्तन करता है। क्योंकि ऊपरी मेंटल का घनत्व 5.5 है और नीचे अंतरतम का घनत्व 10 है, तथा जो पी लहर की गति है अचानक यहाँ इसमें वृद्धि हो जाती है, और नीचे जाने पर हम देखते हैं कि जो घनत्व है वो 12 से 13 तथा केंद्र पर 13.6 तक हो जाता है।
इस तरह अंतरतम का जो घनत्व है मेंटल के घनत्व से 2 गुना से लगभग घातित होता है, परंतु इसका आयतन समस्त पृथ्वी की आयतन का मात्र 16% तथा जो समस्त द्रव्यमान है मास का लगभग 32% ही है। और अंतरतम जो कोर है इसको भी हम 2 उप विभागों में मुख्य रूप से बांटते हैं। एक बाह्य अंतरतम आउटर कोर कहते हैं, दूसरा इनर कोर या आंतरिक अंतरतम कोर भी मुख्य रूप से हम इसको कहते हैं। हम देखते हैं कि जो बाह्य जो कोर है इसकी 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की गहराई के रूप में जो गहराई है ये बाह्य कोर की है। और जो आंतरिक कोर है जहाँ इसकी जो बाह्य कोर है इसकी डेंसिटी 5.5 से अचानक गुटनबर्ग जो असंबद्ध है उसके बाद में 10 पॉइंट से लेकर 12.3 तक मुख्य रूप से देखने को मिलती है। इसके बाद में हम इसमें मुख्य रूप से देखते हैं कि जो आंतरिक कोर है यहाँ पे 12.3 से अचानक इसकी जो इनर कोर है वहाँ 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर के बीच में जो इसकी डेंसिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, 12.3 से लेकर 13.6 तक हो जाती है। इस तरह इसकी हम मुख्य रूप से 2 भागों में इसको विभाजित करते हैं। और इस तरह जो पी लहर की गति मुख्य रूप से जो हम देखते हैं 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड की हो जाती है, जिससे हम ये देखते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक भाग के विभिन्न मंडलों में इनकी गहराई और घनत्व को मुख्य रूप से दर्शाया गया है। इस तरह हम ये देख सकते हैं कि कोर की जो रचना है मुख्य रूप से लोहा और निकल जैसे धातुओं से हुई है। दूसरी संभावना के अनुसार हम ये देखते हैं कि इसकी जो रचना है सिलिकेट से भी मानी जा सकती है, परंतु अत्यधिक जो दबाव पर जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है वो टूटकर धात्विक पदार्थों में मुख्य रूप से बदल गई हैं, जिस कारण अधिक घनत्व हो जाता है। तीसरी जो संभावना है उसके अनुसार हम देखते हैं कि प्रारंभ में कोर हाइड्रोजन का बना था, परंतु बाद में कोर में अत्यधिक दबाव लाखों के कारण इसका जो रूपांतरण है वो धात्विक पदार्थों में हो जाता है। इस संभावना के विपरीत यह भी हम मान सकते हैं कि यदि सिलिकेट का हाइड्रोजन में इस तरह का परिवर्तन कोर में स्थित दबाव के कारण मान भी लिया जाए तो उसमें जो उत्पन्न घनत्व है इतना नहीं हो सकता जितना कि इस समय है। इस तरह हम ये देखते हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक भाग है उसको हम मुख्य रूप से अभिनव मत के अनुसार भी क्रस्ट मेंटल और कोर के रूप में जानते हैं। इनके हम फिर कोर को मेंटल को हम 2 भागों में बांट देते हैं, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। फिर कोर को हम बाह्य कोर और आंतरिक कोर के रूप में हमें मुख्य रूप से जान सकते हैं, जो हमें पृथ्वी के आंतरिक भागों की संरचना को जानने में अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। धन्यवाद।